Now the next chapter is the immunodeficiency. The immunodeficiency is basically the alterations which decreases the effectiveness or destroy the capability of the system to respond to various antigens are collectively designed as immunodeficiency disorder. Means actually there is an alteration in the alteration in which there is a decrease the effectiveness or destroy the capability of the system to respond. तो ये इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इसको याद रखना है. और अब बेसिकली ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है ये बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकती है. बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ड्रग्स, इन्फेक्शंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो अभी हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो ये दो टाइप की हो सकती है, जैसे कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है. तो हम कंजेनाइटल में पढ़ेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डिफेक्ट इन टी सेल्स, डिफेक्ट इन बी सेल्स, पार्शियल डिफेक्ट इन टी एंड बी सेल्स, डेफिशिएंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डिफेक्ट्स इन फेगोसाइटोसिस. और एक्वायर्ड में पढ़ेंगे ड्रग्स, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा एंड सर्जरी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस. तो जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है वो कंजेनाइटली, मतलब जब बेबी बॉर्न होता है या कोई भी एनिमल का जो कॉफ है या न्यू पप है, वो जब बॉर्न होता है तब अपने साथ में ही कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी लेके आता है ना. इसको हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट सिंस देयर बर्थ. एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू देयर डिफेक्टिव जीन्स. कुछ जीन्स ऐसे रहते हैं जो डिफेक्टिव रहते हैं, उसी कारण ऐसा होता है. इसके बाद एक्वायर्ड वो होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो ड्यूरिंग लाइफ के दौरान हमें ड्रग्स लेने से या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाने से या ट्रॉमा या सर्जरी हुई हो तो, या फिर इन्वायरमेंटल कुछ पॉल्यूशंस रहते हैं उसके कारण हुआ हो, तो ऐसे में डेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है. इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी. तो कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी बेसिकली प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी कहलाती है और इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन, और ये सिंस बर्थ से ही होती है. तो इसमें जैसे ही ड्यू टू डिफेक्टिव जीन प्रोडक्शन होता है, जो एक्सप्रेशन है जीन्स का वो अल्टर करता है और फाइनली जो डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ बोन मेरो एलिमेंट्स है वो अल्टर्ड हो जाते हैं. तो इसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइन अफेक्टेड होती है और स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन एट टाइम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेलुलर डिफेक्ट, अलग अलग स्टेजेस पर सेलुलर डिफेक्ट्स आते हैं और डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेशन ऑफ जीन के कारण प्रॉब्लम आती है. तो कितनी बार सेल्स का मैचुरेशन नहीं हो पाता है, सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है ना, और प्रॉपरली सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स आना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं बन पाते हैं. तो इट इज़ सिंस बर्थ होता है इसलिए पता नहीं चलता. लेकिन जब कोई माइल्ड पैथोजन इन्फेक्शन होता है या कोई पुअर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट रहता है या फिर सिस्टमिक डिसीजेस होती हैं या फिर वैक्सीनेशन होता है या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक्सपोजर होता है, तब ऐसे टाइम पर इम्यूनोडेफिशिएंसी होने के कारण स्पीशीज़ या ब्रीड स्पेसिफिक में प्रॉब्लम आती है. और इस टाइप के डिसीज़ को ट्रीट कर पाना लेटर स्टेज में बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए जैसे ही इसका डायग्नोसिस होता है, अर्ली डायग्नोसिस होते ही, चूँकि क्योरेबल तो नहीं है, इसलिए डायग्नोसिस होते ही ऐसे एनिमल्स को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, ऐसे एनिमल्स को हर्ड में नहीं रखना चाहिए. तो इसमें कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी में हम पढ़ेंगे ये कुछ 6 टाइप की डिसीज़ेज़ हैं. पहला सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये मैंने आपको बता दिया. अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे SCIS करके इसको कहते हैं, इसके बारे में. नाउ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें हम 2 एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, 2 स्पीशीज़. पहला है अरेबियन फॉल्स के बाद दूसरा है डॉग्स.
तो डॉग्स बहुत छोटा है, इसको फटाफट निपटाते हैं कि डॉग्स में क्या है कि हाइपोप्लासी ऑफ थाइमस मिलता है। ओके, और इसके अलावा हाइपोप्लासी ऑफ लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन्स, बस इसके अलावा इसमें डॉग्स में और कुछ भी नहीं लिखा है। अब आते हैं अरेबियन फॉल्स में। तो जब भी माइंड में आए सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सीवियर मतलब सीवियर, बिल्कुल ही सीवियर, कंबाइंड मतलब एक नहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी। सिंड्रोम यानी कि ये एक डिसीज़ नहीं है, मल्टीपल इसमें एजेंट शामिल हैं। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे इसको कि ये सीवियर होती है क्योंकि ये बेसिकली जेनेटिक है ना, जीन से जुड़ी हुई है। देर इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिफेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिफेक्ट, इसलिए ये सीवियर हो गई। दूसरा कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो कंबाइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें टी सेल भी लेकिंग होता है, बी सेल भी लेकिंग होता है। अगर टी और बी सेल मिल भी गया तो ये बहुत डेफिशिएंट होता है, या फिर इसका जो या तो स्टेम सेल ही एब्सेंट मिलेगा, और अगर स्टेम सेल मिला तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा टी और बी सेल में प्रॉपरली, है ना। तब इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, अरेबियन फॉल्स 5 से 6 महीने में डेथ हो जाती है। तो ये इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, और ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिफेक्ट होने के कारण स्टेम सेल एब्सेंट हो जाती है, स्टेम सेल होगी नहीं बोन मेरो में, इसके कारण टी सेल और बी सेल नहीं बनेगी। देखो बी सेल नहीं बनी तो ए गामा ग्लोब्यूलिनेमिया हो गया, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे ही नहीं, है ना। और टी सेल नहीं बनी तो इसके अंदर जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है वो भी नहीं मिलेगी, ना टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, मिलेगी ही नहीं। इसके बाद अगर ऐसा क्यों होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिफेक्ट के कारण देर इज अब्सेंस ऑफ एडिनोसिन डायमिनेज एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये 2 एंजाइम्स अब्सेंट हो जाते हैं। कौन कौन से, एडिनोसिन डायमिनेज एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो ये 2 एंजाइम क्या करते हैं, ये 2 एंजाइम करते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड के एक्युमुलेशन को रोकते हैं, मतलब जो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है उसका डाइजेशन करते हैं। पर अब ये दोनों एंजाइम एब्सेंट हैं तो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, तो ये बेसिकली टॉक्सिक हो जाता है। और एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्युमुलेशन होना टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और जैसे ही ये टॉक्सिक हुआ वैसे ही टी सेल और बी सेल जो होते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, और अगर हुआ भी तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या मिलेगा, अब सिंड्रोम है ये, तो सिंड्रोम में क्या क्या मिलेगा। सिंड्रोम में पहला ये मिलेगा कि हाइपोप्लासी ऑफ थाइमस, थाइमस बहुत छोटा हो गया, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, और बी सेल नहीं है तो ए गामा ग्लोबुलिनेमिया हो गया। फिर लिम्फोपेनिया, अब लिम्फोसाइट नहीं है, अब्सेंस ऑफ लिम्फोसाइट या लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट, देयर इज कॉल्ड इज लिम्फोपेनिया। इसके बाद और क्या मिलेगा और मिलेगा हाइपोप्लास्टिक स्प्लीन मिलेगी, है ना, स्प्लीन भी बहुत छोटी हो जाएगी। लेक ऑफ जर्मिनल सेंटर एंड पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड सेल्स इन स्प्लीन, स्प्लीन में जर्मिनल सेंटर जो वाइट पल्प में मिलता है, वाइट पल्प के अंदर जर्मिनल सेंटर होता है, वो भी नहीं मिलेगा। पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड सेल्स भी नहीं मिलेंगे, मतलब उसके अंदर बेसिकली सेल्स नहीं मिलेंगे। हाइपोप्लासी ऑफ थाइमस, थाइमस भी बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में देर इज़ अ डिप्लीशन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स इन द पेराकॉर्टेक्स रीजन, पेराकॉर्टेक्स रीजन में भी लिम्फॉइड सेल्स नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली ये हो गया इम्यूनो डेफिशिएंसी। और इसमें जब फोल का बर्थ होता है तो फोल के बर्थ के बाद जैसे मदर के मिल्क से जो एंटीबॉडीज़ आती हैं वो 2 से 4 महीने तक की प्रोटेक्शन देती हैं फोल को, पर 2 से 4 महीने के बाद में क्या होता है, लगभग 5 से 6 महीने के बाद में फोल की डेथ हो जाती है ड्यू टू ऑल दिस कंसिक्वेंसेस। और ये लगभग अरेबियन फॉल्स में 3% अरेबियन फॉल्स आर डाइड ड्यू टू एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, और दैट इज़ बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है।
ठीक है, तो ये याद रखना है। द नेक्स्ट डिफेक्ट इन द टी लिम्फोसाइट। तो अब टी लिम्फोसाइट में क्या होता है? ओके, तो डिफेक्ट्स इन टी लिम्फोसाइट्स पढ़ने के पहले इसमें मैं आपको थोड़ा सा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में और बता दूं कि जैसे ही इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है तो फोल्स दे आर ससेप्टिबल फॉर एडिनोवायरस इन्फेक्शन विद इन 4 to 6 months, or there is recurrent infection of pneumocystis carini. Okay, or there may be infection of listeriosis, there may be infection of rhodococcus equi. So all this infection can leads to ultimately death of animal, and the death has been occurred within 5 to 6 months. Now comes to the defect in the T lymphocytes. So there may be only the defect in the T cell production or maturation or differentiation. Okay, so we can study in three different species. First is the dog, दूसरा हम ब्लैक पाइड डेनिश कैटल के बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा हम डॉग के ही बारे में डिस्कस करेंगे। पर पहली डिसीज़ हो रही है पप्स में, डॉग में पप्स में हो रही है, दूसरी कैटल्स में हो रही है, और तीसरी हम जो एडल्ट डॉग है इसमें डिस्कस करेंगे। तो टी सेल में डिफेक्ट होने पर इन तीनों में जो सिंड्रोम हैं वो पड़ते हैं। तो जो पप्स हैं, पप्स में थाइमिक हाइपोप्लासिया मिलेगा, और इसमें जैसे टी सेल में प्रॉब्लम है, बी सेल नॉर्मल है, तो नॉर्मल यानी एडिक्वेट लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगे। ओके, तो ये जस्ट सिमिलर है टू द डी जॉर्ज सिंड्रोम इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है इसमें देर इज़ अ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच। जो फेरेंजियल पाउचेज होते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, लीडिंग टू एप्लासिया ऑफ थाइमस। तो थाइमस में फेरेंजियल पाउच होते हैं, है ना, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पप्स में थाइमिक हाइपोप्लासिया मिलता है और एडिक्वेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, और ये पप्स वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस इसमें हो सकते हैं, और फ्यू वीक्स में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद आते हैं केटल में। तो केटल में क्या होता है कि डेनिश केटल, ब्लैक पाइड डेनिश केटल में एक्जेंथीमा, एलोपेशिया, क्रस्टिंग एंड पैराकेरोटिसिस मिलता है। मतलब ये सारे के सारे स्किन लीजन्स हैं। एक्जेंथीमा होना यानी कि जो स्किन है, देर इज़ एक्जेंथीमा इन द स्किन, है ना। क्रश मतलब वो इसमें थोड़े थोड़े रेशेस हो जाते हैं, एक्जेंथीमा मतलब तो स्किन में रेशेस हो जाना। एलोपेशिया यानी कि स्किन से जो हेयर्स हैं वो हट जाना, क्रस्टिंग हो जाती है स्किन की, और स्किन की हार्डनिंग होकर पैराकेरोटिसिस हो जाता है। तो ये इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है सेकंड, कि ये A46 से लीथल ट्रेट में डिफेक्ट होने के कारण होता है। तो इसमें होता क्या है, होता ये है कि A4 ट्रेट में डिफेक्ट होगा, इसके बाद जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक्जेंथीमा होगा, एलोपेशिया होगा, क्रस्टिंग होगा, पैराकेरोटिसिस होगा, और इसके बाद में हाइपोप्लासिया ऑफ थाइमस निकलेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल होंगे क्योंकि बी सेल में कोई डिफेक्ट नहीं है, लिम्फोपेनिया मिलेगा, और वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से 4 महीने में जो कॉफ है, केटल कॉफ, उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद में ये देखेंगे कि जो टी सेल डिपेंडेंट लिम्फ नोड्स वगैरह है, स्प्लीन है, यहाँ पर भी लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो बहुत कम मिलेंगे, लिम्फॉइड टिश्यू का एट्रोफी मिलेगा। इसके बाद तीसरे में आते हैं डॉग में। डॉग में क्या होता है, लीथल एक्रोडर्मेटाइटिस मिलता है। ये टी सेल डिफेक्ट है इन द डॉग, जिसको हम लीथल एक्रोडर्मेटाइटिस कहते हैं। ये भी लीथल ट्रेट A46 के कारण होता है, और इसमें जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होती है ना। केटल वाले में जिंक की डेफिशिएंसी हुई थी, इसमें जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होती है। इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, और फ्यू मंथ्स में ही डेथ हो जाती है। तो ये कहें ये भी डॉग में पप्स में ही है, और ये भी डॉग में पप्स में ही है। तो इसमें हाइपोप्लासिया मिल रहा है,
पर ये इसमें ये डर्मेटाइटिस मतलब ये एक है जो स्किन, ये वाला स्किन में मिल रहा है एक्रोडर्मेटाइटिस, और ये वाला जो है ये जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये भी डॉग है और ये भी पप ही है, दोनों पप्स हैं मतलब। इसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स इन बी लिम्फोसाइट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेक्ट्स इन द बी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट्स में डिफेक्ट मिलेगा तो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेगी। बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेगी तो क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ए गामा ग्लोबुलिनेमिया होगा। ओके, तो इक्वाइन में देखा गया है कि ए गामा ग्लोबुलिनेमिया मिला है। और ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट आने के कारण ये हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो अब्सेंस ऑफ प्लाज्मा भी हो जाएगा, प्लाज्मा सेल्स जो होगी एब्सेंट हो जाएगी। और क्या होगा, और ये होगा कि जहाँ जहाँ प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, जर्मिनल सेंटर है जो स्प्लीन के, वो एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो बी सेल प्रिकर्सर है वो भी लिम्फ नोड्स वगैरह में अरेस्ट हो जाएंगे। तो बी सेल प्रीकर्सर जो होते हैं, जो बी सेल प्रोडक्शन करते हैं, तो बी सेल प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसके बाद में जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये जो 3 होती हैं ये एंटीबॉडी मेडिएटेड होती हैं, ये हमको पता है। तो ये भी अरेस्ट हो जाएगी, ये मिलेगी ही नहीं और जो क्लास 4 रहेगा वो बेसिकली सेल मेडिएटेड होती है, ये भी पता है हमें। तो क्लास 4 जो सेल मेडिएटेड होती है वो अनअफेक्टेड रहेगी, उसमें कोई अफेक्ट नहीं आएगा, वो बढ़िया अच्छे से एनिमल में देखने को मिलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर सब क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दिखाई दें बॉडी में, या फिर कुछ एक इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिखाई दें। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए डॉग में देखा गया है IgA की डिफिशियंसी हुई है। तो IgA की डिफिशियंसी होने पर क्या होगा, डॉग में IgA कहाँ मिलता है, म्यूकोसा पे मिलता है, म्यूकोसल सरफेस पे मिलता है। तो जितनी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पूरा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर जो है IgA एब्सेंट रहेगा। तो डिसीज़ क्या देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिसीज़ देखने को मिलेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वायरल इन्फेक्शन देखने को या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद डॉग्स में रिकरेंट डर्मेटाइटिस भी होता है ना, क्योंकि इसमें IgA जो होता है वो डर्मेटाइटिस भी कॉज करता है। जब IgA एब्सेंट होता है डर्मेटाइटिस, ये थोड़ा सा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डर्मेटाइटिस कॉज कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद IgA ही एब्सेंट रहेगा, IgM और IgG तो नॉर्मल रहेंगे। अब ऐसे डॉग में जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं वो क्रोनिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ड्यू टू माइक्रोस्पोरम कैनिस के कारण हो सकता है। ओके, इसके अलावा डॉग में केवल IgA की डेफिशिएंसी नहीं, रूमेटॉइड फैक्टर भी हो सकता है कि रूमेटॉइड फैक्टर भी इसका एक रीज़न हो, या रूमेटॉइड फैक्टर भी एसोसिएटेड हो साथ में एक डिसीज़ के साथ दूसरी डिसीज़ फ्री, ऐसा। इसके बाद अरेबियन हॉर्सेस में देखा गया है कि IgM की डेफिशिएंसी मिली है। तो IgM हमें पता है कि ये प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है सबसे पहले IgM ही अपेयर होता है। तो IgM नहीं होगा हॉर्स में तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी एंड जॉइंट इन्फेक्शन होगा। IgM अगर नहीं है तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी और जॉइंट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो जॉइंट इन्फेक्शन हॉर्स के केस में हम इससे याद रख सकते हैं कि हॉर्स जनरली वी आर यूजिंग फॉर राइडिंग पर्पस और रनिंग पर्पस, तो उसके जो जॉइंट्स होंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद में ये देखा गया है कि क्लेप्शेला न्यूमोनी, रोडोकोकस इक्वाई, क्योंकि ये कॉमन इन्फेक्शंस हैं इक्वाइंस के, तो क्लेप्शेला न्यूमोनी और रोडोकोकस इक्वाई से होने वाला जो सेप्टिसीमिया है वो मिलेगा।
अच्छा, आईजीएम के बाद में बाकी जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो नॉर्मल मिलेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आईजीजी की डेफिशिएंसी। तो आईजीजी की डेफिशिएंसी केटल में देखी गई है, डेनिश रेड केटल में। डेनिश रेड केटल में आईजीजी डेफिशिएंसी से बहुत सारे पायोजेनिक इन्फेक्शन देखने को मिले हैं। तो जैसे गेंग्रीनस मास्टाइटिस है, ब्रोंको निमोनिया है, पेरिटोनाइटिस है ना, ये देखने को मिला है। इसके बाद इसमें देखा गया है कि आईजीए और आईजीएम तो नॉर्मल रहेगा पर आईजीजी ही डेफिशिएंट रहेगा। और देर इज अब्सेंस ऑफ जर्मिनल सेंटर एंड लिम्फॉइड फॉलिकल पेरी आर्टेरियल लिम्फॉइड शीथ इन द स्प्लीन। तो जब भी कभी अभी इसके पहले भी हमने यही पढ़ा है सब जगह कि स्प्लीन में हमेशा जब भी देर इज़ डिफेक्ट इन द बी सेल, देर इज़ डिफेक्ट इन टी सेल और देर इज़ डिफेक्ट इन बोथ, तो जर्मिनल सेंटर अब्सेंट होता है, लिम्फॉइड फॉलिकल अब्सेंट होते हैं और पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड शीट जो होती है वो अब्सेंट होती है इन स्प्लीन। तो ये जो है अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है अब्सेंट हो रहे हैं, तो इनका हम क्वांटिटेटिव रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट से डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी अब्सेंट है। जो टेस्ट का नाम है वो पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। तो इम्यूनोलॉजिकली डिफ्यूज हो जाएंगे, जो एंटीबॉडी होगी उसका एंटीबॉडी भी होगा, जो एंटीबॉडी नहीं होगी उसकी एंटीबॉडी नहीं होगा। और रेडियल यानी कि सेंटर में हम हमारा जो है सीरम रखेंगे और सेंटर में सीरम रख के रेडियली डिफ्यूज़ हो जाएगा। और जहाँ जहाँ डिफ्यूज़ होगा वहाँ हमने मान लीजिए यहाँ आईजीए रखा है, यहाँ आईजीजी रखा है, यहाँ आईजीएम रखा है, तो जिसके साथ में डिफ्यूज़ होकर के ये एक वेल बनाएगा। ओके, मान लीजिए यहाँ वेल बनाया, यहाँ वेल बनाया, ये हमारा टेस्ट सीरम है और यहाँ वेल बनाया तो ये आईजीएम है मान लीजिए, तो यानी कि इस टेस्ट सीरम में आईजीएम प्रेजेंट है। तो ऐसे हम करते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्शियल डिफेक्ट इन टी एंड बी सेल्स। पार्शियल डिफेक्ट इन टी एंड बी सेल में क्या मिलेगा? देखो, रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है तो बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार एक्जिमा होगा, बार बार परप्यूरा होगा। परप्यूरा क्या होता है? परप्यूरा होता है जब भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब, तो प्लेटलेट कम होने पर हमें पता है कि हीमोरेजेस होते हैं, तो परप्यूरा यानी कि हीमोरेजेस। ओके, तो ये होता है एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। तो ये देखा गया है कि जब भी एक्जिमेटस कंडीशन बनती है तो एक्जिमेटस कंडीशन भी होगी इसमें। इस एक्जिमेटस कंडीशन में आईजी का लेवल बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि एक्जिमा जो होता है वो मास्ट सेल के प्रेजेंस में होता है और मास्ट सेल के डिग्रेनुलेशन से होता है। तो मास्ट सेल जो है वर्क तभी करेगी जब आईजीई का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और लो आईजीजी लेवल हो, तब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखने को मिलता है, परप्यूरा भी देखने को मिलता है ना। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? कि डिफेक्ट है, देयर इज़ पार्शियल बी एन टी लिम्फोसाइट, तो ट्रीटमेंट ये है कि हम सीधा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। अब नेक्स्ट आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कम्प्लीमेंट। यदि कम्प्लीमेंट डेफिशिएंट हो गया तो क्या होगा? तो कम्प्लीमेंट में ये देखा गया है कि जो C1, C2 और C4 है, अगर ये डेफिशिएंट होते हैं तो SLE की डिसीज़, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिसीज़ होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C1, C2, C3 की डेफिशिएंसी होने पर SLE, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम डेफिशिएंट हो गया तो जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है वो होती हैं। क्योंकि क्यों होती हैं? जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करती है ना। अगर मान लीजिए कम्प्लीमेंट है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है
इसको डिज़ोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये नॉर्मल फिनोमेना है। तो यदि कम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी डिज़ोल्व नहीं होगा, और डिज़ोल्व नहीं होगा तो सॉल्युबलाइज फॉर्म में नहीं आएगा। सॉल्युबलाइज फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा, सॉल्युबलाइज नहीं होगा तो ये इसका फेगोसाइटोसिस नहीं होगा, या फिर जो इसका कैप्चरिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो कम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है इसको डिज़ोल्व करने के लिए, या फिर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर नहीं हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स जमा होगा, इसके कारण डिसीज़ होती है ऑटोइम्यून डिसीज़, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों होगा, क्योंकि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो ग्लोमेरुलाई की जो कैपिलरी है वहाँ डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा, है ना। वहाँ डिपोजिशन होगा क्योंकि किडनी है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, यूरिन से निकलेगा नहीं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। इसके बाद ये देखा गया है कि जो C5, C6, C7 और C8 हैं, इसके, और C3 भी मान लें, C3 भी है, इन सभी के अब्सेंट होने पर या डेफिशिएंट होने पर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी इन्फेक्शन की, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अगर C3 10% से भी कम है, या फिर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे 10% कम हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता ही है। क्योंकि जितना भी कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो ऑप्सोनाइजेशन का काम करता है, कीमोटेक्सिस का काम करता है, हेल्पफुल होता है, मतलब, है ना। जैसे ऑप्सोनाइजेशन हो जाए इसके लिए हेल्पफुल होता है, कीमोटेक्सिस कराता है। बहुत सारे कम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं जो C3 है, C5 है, ये कीमोटेक्टिक एजेंट होते हैं, फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। साथ में आपको पता होगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट ADCC के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ADCC। तो ADCC के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। तो अगर कम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन फेगोसाइटोसिस। ओके, तो डिफेक्ट्स इन फेगोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है कि जो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं, ओके, मोनोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मेलेनोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, तो जनरली इनसे कुछ साइटोकाइन रिलीज होते हैं, और वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। तो अगर न्यूट्रोपेनिया होगा, है ना, तो जो फेगोसाइटिक सेल्स है उसका कीमोटेक्सिस नहीं होगा, आएंगे नहीं, वो वहीं के वहीं रह जाएंगी। तो ये देखा गया है कि फेगोसाइटोसिस में बहुत सारे टाइप से चेंज हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रोपेनिया होने के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो न्यूट्रोफिल्स की जैसे बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम हो गई हो। ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो साइटोप्लाज्मिक माइक्रो ट्यूब्यूल्स की असेंबली नहीं हो पा रही हो। ओके, तो ये देखा जा सकता है कि लाइसोसोम फ्यूज़ नहीं हो पा रहा हो। तो ये सारे डिफेक्ट जो होते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के डिफेक्ट के कारण होते हैं। और स्पेशली जो चेडियक हगाशी सिंड्रोम है, इसमें ये देखा गया है कि जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह के, तो वो लार्ज ग्रेन्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो फ्यूज़ नहीं होते, बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं कर पाते, बस वो लार्ज होते जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से फेगोसिटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो फेगोसिटिक डायग्नोसिस है इसको हम कर सकते हैं NBT रिडक्शन टेस्ट से, जो कि डॉग में किया जाता है ना। NBT यानी कि नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह में क्या होता है, प्रॉक्सीडेजेस होते हैं। तो प्रॉक्सीडेजेस जब रिलीज़ ही नहीं होंगे, प्रॉक्सीडेजेस सिर्फ न्यूट्रोफिल्स में रह जाएंगे,
तो फेगोसाइटिक किलिंग नहीं हो पाएगी बैक्टीरिया की, या फिर है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर डिफेक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो लार्ज ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे सेल के अंदर। तो ये जो सुपर ऑक्साइड आयंस हैं ये डिप्रेस हो जाएंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। तो जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट की जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो सुपर ऑक्साइड आयंस हैं ये कम मिलेंगे, इसको हम नाइट्रो ब्लू रिडक्शन टेस्ट से इजीली मेज़र कर पाते हैं। तो ये था हमारा फेगोसाइटिक एक्टिविटी। अब इसमें एक डिसीज़ है चेडियक हिगाशी सिंड्रोम, एक दूसरी डिसीज़ है वो है पेल्जार ह्यूट एनोमली। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, अब इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो चेडियक हिगाशी सिंड्रोम में क्या होता है? चेडियक हिगाशी सिंड्रोम बेसिकली केटल में होता है। अब केटल का इमेजिनेशन अगर करें तो केटल में क्या होगा अगर चेडियक हिगाशी सिंड्रोम हो गया? तो सबसे पहले जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर मिलेगा वो ये है कि जो हेयर कोट है वो जो पहले ब्लैक होता था तो धीरे 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 वाइट हो जाएगा, है ना। डाइल्यूशन ऑफ हेयर पिगमेंट्स होगा, जो पिगमेंटेशन है मेलेनिन का पिगमेंटेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, ऑकुलर एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिली हैं। तो ऑकुलर एबनॉर्मलिटीज़ में क्या मिलता है कि पहले जो डार्क आई होती थी, जैसे जो कॉर्निया है वो डार्क होती है, वो धीरे धीरे उसका भी डीपिगमेंटेशन हो जाएगा और लाइट हो जाएगी। तो ये फिनोटिपिकली ये देखने को मिला है। अगर ब्लड पिक्चर देखेंगे तो ब्लड पिक्चर में क्या मिलेगा? ब्लड पिक्चर में ये मिलेगा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स में लार्ज ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, और दिस लार्ज ग्रेन्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल फ्यूज़न। तो न्यूट्रोफिल में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फ्यूज़न देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिल के अलावा बाकी में क्या देखने को मिलेगा? जैसे मोनोसाइट है, इओसिनोफिल्स हैं, इसमें भी लार्ज ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, लेकिन वो जो फ्यूज़न है वो लार्ज ग्रेन्यूल्स बने हुए होंगे एबनॉर्मल लाइसोसोम्स के, लार्ज एबनॉर्मल लाइसोसोम्स के बैग मिलेंगे उसके अंदर। तो ये हो गया ब्लड पिक्चर। अब हम अगर एग्जामिन करेंगे हेयर शेफ्ट को, तो हेयर शेफ्ट में हमको इनलार्ज्ड मेलेनिन ग्रेन्यूल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हिगाशी सिंड्रोम है क्या? हिगाशी सिंड्रोम बेसिकली फेगोसिटिक सेल्स का डिफेक्ट है, जिसमें फेगोसाइटोसिस होने के लिए जो कीमोटेक्सिस होना है, जो मोटिलिटी ऑफ कीमोटेक्सिस के अलावा जो फेगोसाइटोसिस होना है, या फिर फेगोसाइटोसिस के लिए जो पाउच बनता है जिससे कोई फेगोसोम बनता है जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं बनेगा। तो इसे हम कहते हैं चेडियक हिगाशी सिंड्रोम। चेडियक हिगाशी सिंड्रोम में एक चीज़ और देखने को मिली है कि ये एबनॉर्मल, ये किससे होती है ये? हाँ, ये जो है ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से होने वाली डिसीज़ है ना, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा, जो डिफेक्ट इन ये है, तो ये एक्स लिंक्ड नहीं है, सॉरी, ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है। चेडियक हिगाशी सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट से होने वाली डिसीज़ है, और इसमें ये देखा गया है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं दे इन डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है एन के सेल्स का, और इसके कारण कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि एन के सेल्स हैं तो कैंसर नहीं हो रहा है, पर अगर एन के सेल डिफेक्टिव हो गया तो कैंसर होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेल्जार ह्यूट एनोमली। ओके, तो पेल्जार ह्यूट एनोमली में क्या देखने को मिलेगा? वैसे ये अभी केटल में मिला है, होल्स्टीन कॉफ्स में, पर होल्स्टीन कॉफ्स के अलावा भी बाकी अदर एनिमल में मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल है वो न्यूक्लियस जो है लोबुलेटेड फॉर्म में होता है, अलग अलग 3 अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, है ना, लोबुलेटेड होता है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूट्रोफिल का राउंड ही होता है। सो न्यूट्रोफिल, देयर इज फेल्योर ऑफ न्यूट्रोफिलिक न्यूक्लियाई टू सेगमेंट इनटू लोब्स। क्या मिलेगा? देयर इज फेल्योर ऑफ न्यूट्रोफिलिक न्यूक्लियाई टू सेगमेंट इनटू लोब्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड पिक्चर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? शिफ्ट टू लेफ्ट मिलेगा।
अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाली एक डिफेक्टिव जीन पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। इसमें CD18 मॉलिक्यूल के जीन में डिफेक्ट आता है ना, पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण CD18 मॉलिक्यूल के जीन में डिफेक्ट आता है। तो इसमें डिफेक्ट आने से क्या होता है, इंटेग्रीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो इंटेग्रीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटेग्रीन्स जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। तो इंटेग्रिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो इंटीग्रिटी है न्यूक्लियस की वो बन नहीं पाएगी, और वो नहीं बन पाएगी तो इसके जो लोब्स होते हैं वो बन नहीं पाएंगे, तो एक लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, न्यूट्रोफिल तो बहुत सारे होंगे पर ना तो ये कीमोटैक्सिस कर पाएंगे, है ना ही ये किसी भी टाइप का साइटोकाइन प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो और ना ही जैसे कि जो टी सेल ने जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए हैं तो ये कीमोटैक्सिस कर नहीं पाएंगे, लोकेशन पे जा नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि डिफेक्टिव जीन होने के कारण, CD18 मॉलिक्यूल में म्यूटेशन आने के कारण, पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण, इंटीग्रिन डिफिशिएंसी होने के कारण न्यूक्लियस राउंड हो जाएगा और ब्लड पिक्चर में हमें शिफ्ट टू लेफ्ट देखने को मिलेगा, इमेच्योर सेल्स देखने को मिलेंगी ब्लड पिक्चर में। और इससे होगा ये कि जो वुंड हीलिंग है वो डिलेड हो जाएगी क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना रहेगा, बैक्टीरिया जाएंगे नहीं, है ना, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। पर्सिस्टेंट न्यूट्रोफिलिया ब्लड पिक्चर में देखने को मिलेगा, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिम्फ नोड्स वगैरह हैं वो स्वोलन मिलेगी, है ना, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। इसमें अब ये देखा गया है कि जो CD18 मॉलिक्यूल में जो पॉइंट म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण जो इंटीग्रीन डेफिशिएंसी हुई है, तो इंटीग्रीन्स डेफिशिएंसी होने के कारण एक चीज़ और होती है कि जो जो CD18 मॉलिक्यूल का डिफेक्ट आया है उससे एक चीज़ और होता है, उससे ये होता है कि CD18 डिफेक्टिव हो गया तो टी सेल का भी माइग्रेशन नहीं होगा, ये देखा गया है, क्योंकि CD18 मॉलिक्यूल जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन ऑफ टी सेल एट द साइट ऑफ एंटीजन, जहाँ एंटीजन है वहाँ पे जाने के लिए। तो ओवरऑल जो होता है कीमोटैक्सिस नहीं हो पाएगी, सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन न्यूट्रोफिल से होता है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस यानी कि इनगल्फमेंट करने की जो प्रोसीजर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये देखा गया है कि IgG के रिसेप्टर, FC रिसेप्टर तो मिलेंगे, IgG बाइंडिंग भी होगी, पर जो मेन ऑप्शनाइजेशन भी हो जाएगा, पर ऑप्शनाइजेशन होने के बाद जो एंडोसाइटोसिस होता है वो नहीं हो पाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, और इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये मिलता है कॉफ्स में, होल्स्टीन कॉफ्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी पर। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी में ये देखा गया है कि जितने भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, ओके, हमें डिसीज़ हो रही है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, ओके, न्यूप्लाज्म फॉर्मेशन हो रहा है, या कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इनके कारण जो होता है हम कंटिन्यू एक्सपोजर में आते हैं और हमें जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम वीकर 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 होता चला जाता है। तो जो ड्रग्स हैं उसमें ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी है, इसको याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, कोसिया मेचला बस में सीता जिया, कोसिया मेचला बस में सीता जिया, कोसिया मेचला बस में सीता जिया। इसका मतलब ये हो गया, को से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिर साइक्लोस्पोरिन, CY से साइक्लोस्पोरिन, ए से एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोप्रिन, उसके बाद में आ जाओ ME से मिथोट्रेक्सेट, इसके बाद चिला से क्लोरम्ब्यूसिल, फिर बस BUS, बस यानी ये हो गया बसल्फॉन, इसके बाद बसल्फॉन के बाद में हो गया ME यानी कि मेल्फालन के बाद नेक्स्ट हो गया CY यानी कि साइक्लोस्पोरिन, देन ये हो गया टेक्रोलिस्मस, इसको हम कहते हैं
इसका जो दूसरा नाम है वो है रेपामाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट आ गया GE यानी जेंटामाइसिन, ए यानी एस्प्रिन, और एक और ए आ गया यानी कि एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, साइक्लिस फॉस्फोमाइड्स है, एजाथियोप्रिन है, मिथोट्रेक्सेट है, क्लोरम्ब्यूसिल है, ब्यूसल्फेन है, मेल्फेलन है, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिस्मस, जेंटामाइसिन, एस्प्रिन और एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड को मेलिग्नेंसी के टाइम पे दिया जाता है, तो मेलिग्नेंसी को रोकने के लिए साइक्लोफॉस्फामाइड दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जितने भी ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग्स होंगी वो हमारी इम्यूनिटी घटाएगी, है ना। इसके बाद जैसे हमने कोई मान लो ग्राफ्टिंग करी है, तो स्किन ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग करने के टाइम पर हम देते हैं एजिथियोप्रिन, एजाथियोप्रिन देते हैं। तो एजाथियोप्रिन क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन कम करता है, तो इम्यूनिटी डाउन करेगा तभी ग्राफ्ट रिजेक्शन कम होगा। क्लोरम्ब्यूसिल मेलिग्नेंसी में दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन एंटीबैक्टीरियल है, पर साइक्लोस्पोरिन का जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी में रोल होता है। एस्प्रिन ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के टाइम पे दिया जाता है। एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जितने भी टाइप के कम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं इसको भी बनने से रोकती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, जो होते हैं ना ल्यूकोट्राइन्स, इन सब के सिंथेसिस को भी रोकती है और इसका ब्लॉकर का काम करती है। तो अल्टीमेटली ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी की कैटेगरी में आती हैं। ओके, इसके बाद ये देखा गया है कि इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में जो वायरसेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें मैं फटाफट नाम ले देता हूँ। जैसे बोवाइन हर्पीज़ वायरस। ओके, बोवाइन हर्पीज़ वायरस याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बोवाइन हर्पीज़ वायरस बेलानोपोस्टाइटिस करता है बुल में, अबॉर्शन करता है केटल में, निमोनिया और मेनिंजियो इंसेफ्लाइटिस करता है कॉफ्स में। और ये जो है CD4 और CD8 का जो लेवल है ब्लड में इसको डिक्रीज़ करता है। अगला इक्वाइन हर्पीज़ वायरस। तो इक्वाइन हर्पीज़ वायरस जो है ये भी T सेल फंक्शन को सप्रेस करता है हॉर्स में। ओके, इसके बाद मरेक्स डिसीज़, ये पोल्ट्री में मिलती है। मरेक्स डिसीज़ वायरस जो होता है ये ये माइटोजन होता है ये, और ये इंड्यूस करता है लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को। तो प्रोलिफरेटिव लिम्फेटिक डिसीज इसमें होती है। मरेक्स डिसीज वायरस सप्रेस द माइटोजन इंड्यूस्ड लिम्फोसाइटिक प्रोलिफरेशन। तो जब भी कोई माइटोजन आता है, माइटोजन क्या हो गया, जो एंटीजन आता है, तो उसके कारण जो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन होना होता है वो रोक देता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बोवाइन वायरल डायरिया। बोवाइन वायरल डायरिया भी जो होता है CD4 CD8 के कंसनट्रेशन को ब्लड में कम कर देता है। फिर रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, ये इन्फेक्शन इसका तब बढ़ता है जब पास्चुरेला मल्टीसिडा के बाद में इसका ये प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट है वायरस, और उसके बाद में इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पास्चुरेला मल्टीसिडा का होता है। ओके, तो पेरिफेरल ब्लड में CD4 कंसनट्रेशन इसमें कम हो जाता है। फिर आते हैं ब्लूटंग वायरस। तो ब्लूटंग वायरस में भी CD4 CD8 कंसनट्रेशन कम हो जाता है या इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट बॉर्डर डिसीज़ वायरस। बॉर्डर डिसीज़ वायरस में भी T हेल्पर सेल और T साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स कम हो जाता है। बॉर्डर डिसीज़ वायरस किस में देखने को मिलती है, लैम्स में, है ना, यानी कि जो शीप होती है ना उसके लैम्स में। इसके बाद में केनाइन पार्वोवायरस। केनाइन पार्वोवायरस केनाइंस में होता है, और इसमें इन्फेक्टेड जो इम्यूनोसाइट्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये डॉग की डिसीज़ है, इसमें T सेल सप्रेस हो जाती हैं। फिर इन्फेक्शस बर्सल डिसीज़, पोल्ट्री की डिसीज़ है, इसको गम्बोरो डिसीज़ भी कहते हैं।
तो इसमें बर्सा ऑफ फेब्रिकस जो होता है वो बी सेल वो अफेक्टेड होता है, और देर इज़ एट्रॉफी ऑफ बर्सा ऑफ फेब्रिकस। फिर इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकियाइटिस, ये भी पोल्ट्री की डिसीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्रोफेज होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस। फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस में क्या होता है, द वायरल DNA present in the bone marrow, lymphoid tissue and intestines has been considered to cause virus mediated cytotoxicity of lymphocytes। फिर फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक लेंटी वायरस है जो कि न्यूट्रोपेनिया और लिम्फोपेनिया करता है। ठीक है, साथ ही वायरस सेलेक्टिवली इन्फेक्ट CD4 सेल्स एंड किल देम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बोवाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी लेंटी वायरस है, और लेंटी वायरस रेट्रोविरिडी फैमिली में आता है। और ये क्या करता है, द वायरस रिप्लिकेट इन द मैक्रोफेज। तो बोवाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहाँ रिप्लिकेट करता है, मैक्रोफेज में। एंड CD4 T lymphocytes एंड कॉज देयर डिस्ट्रक्शन एंड इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, तो बोवाइन BIV जो होता है वो मैक्रोफेज में और लिम्फोसाइट में रिप्लिकेट करता है और डिस्ट्रक्शन करता है। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं ट्रॉमा एंड सर्जरी में। नाउ इन ट्रॉमा एंड सर्जरी हाउ द इम्यूनोसप्रेशन अकर्स, द ट्रॉमा एंड सर्जरी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर reduction in the specific immune response and the functional capacity of phagocytic cell, particularly macrophages। so इसमें macrophages affect होते हैं। the depression of macrophages function is due to reduction in the lymphokines and monokines and other chemotactic factor। तो इसमें ये देखा गया है कि मैक्रोफेज सबसे जो उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है मैक्रोफेज की। और मैक्रोफेज की इसलिए कम होती है क्योंकि जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, लिम्फोकाइन है, मोनोकाइन्स है, यानी कि जो साइटोकाइन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट आल्सो देयर इंक्रीज इन नंबर इन T सप्रेसर सेल्स एंड डिप्रेशन द T सेल फंक्शन। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो T सप्रेसर सेल है वो बढ़ जाती हैं। Corticosteroid, prostaglandin, suppressive peptides, etc. released during trauma and surgery causes immunosuppression। तो नेचुरली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, इसके कारण भी, और सप्रेसिव कुछ पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, इसके कारण भी इम्यूनोसप्रेशन आ जाता है। देयर इज मेनली T सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इसमें T सेल भी कम होते हैं, मैक्रोफेज भी कम होते हैं। B सेल का फंक्शन नॉर्मल रहता है, यानी एंटीबॉडीज़ नॉर्मल रहेंगी। अगर T सेल डाउन हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, है ना। क्योंकि टाइप 4 सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड सेंसिटिविटी है, तो क्योंकि T सेल से बिलोंग करती है और मैक्रोफेज से बिलोंग करती है, तो T सेल इम्पेयरमेंट होगा तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इम्पेयर्ड होगी। एलोग्राफ्ट रिजेक्शन भी होता है इसमें, एंड T सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। और देयर इज अ रिडक्शन इन द इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 दोनों ही जो होता है वो T सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और T सेल कम हो गई, इधर ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो रहा है, साथ में इधर सर्जरी भी हुई है। तो सर्जरी होने से कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज़ हो रहे हैं, मैक्रोफेज का फंक्शन भी डाउन हो जाता है क्योंकि T सेल डाउन हो गए हैं, इसलिए कीमोटैक्सिस वगैरह भी अफेक्टेड होती है। जो लिम्फोकाइन मोनोकाइन्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो होता है ट्रॉमा एंड सर्जरी में इम्यूनोसप्रेशन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे। Okay, so there are so many environmental pollutants which are causing immunosuppression, and some pollutants are basically pesticides, insecticides. So in the pesticide, the classified it is into the pesticide, weedicide, herbicide, rodenticide, fungicide। पेस्टिसाइड में ये सब आते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंगिसाइड। अब जो इंसेक्टिसाइड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ भी, लगभग 77% यूज़ हो रहा है इसका, बाकी सबसे ज़्यादा है ना, पेस्टिसाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका।
अब इसमें इसका जैसे ऑर्गेनोक्लोरिन्स हैं, तो इनका जो हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये मैक्रोफेज फंक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, डीटीएच रिएक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन ऑर्गेनोक्लोरिन्स कंपाउंड पे, जैसे डीडीटी डीडीटी है, मायरेक्स है, एंडोसल्फान है, लिंडेन है, एल्ड्रीन है, डायल्ड्रीन है। ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को घटाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे एंडोसल्फान की बात करें, ये जो एंडोसल्फान ऑर्गेनोक्लोरिन्स में ही आता है एंडोसल्फान, ये भी इम्यूनोसप्रेसिव होता है और मैक्रोफेज के फंक्शन को घटाता है। लिंडेन की बात करें, ये सब ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड से। लिंडेन की बात करें तो लिंडेन क्या होता है, जो हम एनबीटी रिडक्शन टेस्ट लगाते हैं तो ये पॉजिटिव आता है इसमें, लिंडेन के केस में। ऑर्गेनोक्लोरिन्स पेस्टिसाइड जो होते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं। ठीक, ये भी देखा गया है किसमें, लैम्ब और पोल्ट्रीज में। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं जैसे पैराथियोन, मेलाथियोन, समीथियोन और मोनोक्रोटोफॉस। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये मैक्रोफेज की एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी को डाउन करते हैं। तो अब इसमें हम कार्बामेट्स की बात करें, जैसे ये अलग ग्रुप है, देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट का ग्रुप अलग है, अब ये कार्बामेट्स का नया ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्या करता है, इसको भी पढ़ते हैं। तो ये ग्रुप क्या करता है, ये भी इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो भी होता है उसको डिक्रीज करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है मैक्रोफेज फंक्शन में, है ना, मैक्रोफेज फंक्शन में भी एडवर्स इफेक्ट करता है। अगला ग्रुप आते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड। तो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड डलते हैं जो हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह रहते हैं, इसमें यूज़ होता है। तो ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। साइपरमेथ्रिन का जितना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम फील्ड में, अभी जैसे कैटल बफेलो में भी हम टिक किलर्स में साइपरमेथ्रिन देते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये भी इम्यूनो सप्रेशन का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हैवी मेटल्स पे। तो अभी तक ये हमने क्या पढ़ा, जैसे ऑर्गेनोक्लोरिन्स पढ़ा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पढ़ा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बाद में हमने कार्बामेट्स पढ़े, फिर कार्बामेट्स के बाद सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स पढ़े, 4 ग्रुप हो गए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी, कॉपर, कैडमियम, ये क्या करते हैं, ये इम्यूनोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लेड की बात करें तो लेड भी जो होता है वो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को डिप्रेस करते हैं। मरकरी है तो मरकरी भी इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट डालता है। कैडमियम जो है, कैडमियम भी इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है। तो इस टाइप से ये सारे जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, इसमें 2 टाइप आ गए। पहला आ गया आपका पेस्टिसाइड, दूसरा आ गया आपका पेस्टिसाइड के बाद हेवी मेटल्स, ये 2 आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे माइकोटॉक्सिन्स की, ये भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का तीसरा पार्ट हो गया। तो ये जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह है जो कि अफ्लाटॉक्सिकोसिस करते हैं, है ना, ये एस्परजिलस फ्लेवस से निकलता है अफ्लाटॉक्सिन और फीड में मिला होता है। तो पोल्ट्री फीड वगैरह में जो है हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होता है, अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी मिलेगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाएंगे, है ना, मतलब बी सेल का रिस्पॉन्स अगर कम होगा तो सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पता लगा सकते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पता कैसे लगाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे पास है तो हम एलाइज़ा का यूज़ कर सकते हैं। एलाइज़ा में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो एंटीबॉडी हमको जो डिटेक्ट करनी है, तो अगर सपोज़ करो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन कितना है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी पेरोक्सीडेज से बाइंड होगी या फिर किसी फ्लोरोसेंट से बाइंड होगी। ठीक है, अब एलाइज़ा जब हम करते हैं तो एक होता है डायरेक्ट एलाइज़ा और एक होता है इनडायरेक्ट एलाइज़ा। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट एलाइज़ा कि हमने सीधा सीरम लिया, उस पर कॉन्जुगेट लगाया
सीरम लिया, उसके ऊपर हमने जो एंटीबॉडी लगाई उस पर कॉन्जुगेट लगाया और इसको हम चेक कर लें। ये हो गया डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले से ही कोटिंग होती है एंटीबॉडीज़ की, और उस पर हमने हमारा जो टेस्ट सीरम है वो लगा दिया। ये हमारा टेस्ट सीरम है, तो ये टेस्ट सीरम बाइंड हो गया। फिर इसके ऊपर जो टेस्ट सीरम के ऊपर हमने वापस से दूसरी पेरोक्सिडेज वाली एंटीबॉडीज़ लगाई और डिटेक्ट कर लिया। अब सपोज़ करो इतनी माथाफोड़ी हम नहीं करना चाहते, तो एक इजी टेस्ट होता है, वो होता है डॉट इम्यूनो बिडिंजिंग ऐसे। तो डॉट इम्यूनो बिजिंडिंग ऐसे में क्या होता है, बिडिंजिंग ऐसे में क्या होता है कि इसमें हम डिप स्टिक का यूज़ करते हैं। मतलब एक स्टिक होती है हमारे पास, तो उसको हम डिप करते हैं सीरम में और निकाल लेते हैं। जैसे ही हम निकालते हैं तो उसमें कलर आ जाता है, और नेकेड आई से भी हम वो कलर देख सकते हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन है या नहीं है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए दूसरा तरीका ये हो गया कि हम बी सेल का कल्चर कर लें। तो हम स्प्लीन से, ब्लड से, लिम्फ नोड से, बर्सा फेब्रिकस से, स्प्लीन से जो है बी सेल निकालते हैं। निकाल करके उसके ऊपर हम डालते हैं माइटोजन यानी एंटीजन, वो होता है एलपीएस। और एलपीएस के प्रेजेंस में बी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, और बी सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्लाज्मा सेल में और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है। तो हम समझ लेंगे कि ये जो बी सेल है इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ब्लास्टोजेनेसिस हो रहा है, और ऐसे करके हम बी सेल की एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमें अगर टी सेल की एक्टिविटी को भी डिटेक्ट करना है तो इसकी भी दो मेथड है, या तो हम कल्चर कर लें या डीटीएच की रिएक्शन लगा लें। तो टी सेल का कल्चर करते हैं तो वी कैन यूज़ आइदर पेरिफेरल ब्लड और स्प्लीन, है ना। और हम जो माइटोजन यूज़ करते हैं, देखो बी सेल के लिए माइटोजन यूज़ करा हमने एलपीएस, तो बी सेल के लिए हो गया एलपीएस, और टी सेल के लिए हो गया जो माइटोजन है वो कोन ए और पी एच ए, है ना, ये माइटोजन हो गए। तो कल्चर करेंगे तो ये माइटोजन डालेंगे, इस माइटोजन को डालने पर वही ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा या फिर कोई ब्लास्टोजेनेसिस मिलेगी, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ थाइमिडिन डाई या फिर एमटीटी डाई। ओके। दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो पीएचए या फिर कॉन ए होता है, ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के लिए टॉक्सिक एक्शन करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं तो हम सीधे CD4 और CD8 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाइंड करा के ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये टी सेल ही है कि नहीं है। तो CD4 और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसे करके हम बाइंडिंग करा के चेक कर सकते हैं कि ये टी सेल है कि नहीं है। इसके बाद में तीसरा मेथड ये हो सकता है कि जैसे ही हमने इधर बाइंडिंग करी, बाइंडिंग करने पर हम इसको इम्यूनोपेरोक्सिडेज मेथड से, ये इस मान लीजिए इम्यूनोपेरोक्सिडेज बाइंड हो, तो इम्यूनोपेरोक्सिडेज मेथड से हम चेक कर सकते हैं। फिर अगला मेथड है डीटीएच का, जैसे भी मैंने बताया आपको। डीटीएच में स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक एंटीजन का यूज़ करते हैं और स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं बिलो द स्किन, और ये देखते हैं कि 24 to 48 आवर्स में क्या पेनफुल इंड्यूरेटेड स्वेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आती है तो पॉजिटिव है, नहीं आती है तो नेगेटिव है। ओके। तो 48 से 72 आवर्स भी लग जाते हैं, इसलिए इसको हम DTH कहते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इफ़ द CMI रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट, तो ये वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर लेते हैं कि CMI रिस्पॉन्स आया है। तो ये तीसरा मेथड हो गया DTH का, जो है टी सेल डिटेक्शन का। अब पहला हमने किया यहाँ बी सेल डिटेक्शन, बी सेल डिटेक्शन के बाद हमने दूसरा किया टी सेल डिटेक्शन। अब टी सेल डिटेक्शन के बाद हम करते हैं मैक्रोफेज डिटेक्शन। तो मैक्रोफेज डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, मैक्रोफेज को हम सबसे पहले, जैसे माउस वगैरह है तो उसकी पेरिटोनियल केविटी में एक इरिटेंट डालते हैं। इस इरिटेंट, ये इरिटेंट क्या हो सकता है, ये इरिटेंट एक स्वीट ऑयल भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है,
या फिर आपका जो है एडिबल ऑयल भी हो सकता है। ये ऑयल हम डालते हैं, ये इरिटेंट का काम करता है। इरिटेशन होने से मैक्रोफेजेस जो होते हैं उस ऑयल में आ जाएंगे और वहाँ पेरिटोनियल फ्लूइड इकट्ठा करेंगे, तो उस पेरिटोनियल फ्लूइड में मैक्रोफेजेस होंगे, इसको हम ले लेंगे। ओके, अब मोनोसाइट्स को अगर लेना है तो हम पेरिफेरल ब्लड से डायरेक्ट ले लेंगे। मोनोसाइट को पेरिफेरल ब्लड से, मैक्रोफेज को पेरिटोनियल फ्लूइड से लेना है, और इसके बाद में हम इसको नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम रिडक्शन टेस्ट से इसकी बैक्टीरियल एक्टिविटी कितनी है वो पता लगाते हैं। तो जो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम NBT टेस्ट है, ये क्या देखता है, ये जो सुपर ऑक्सीडेज का एस्टिमेशन करता है कि सुपर ऑक्सीडेज कितना है मैक्रोफेज में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट कैसे देखेंगे? कम्प्लीमेंट में दो मेथड से देख सकते हैं। पहला होता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न में क्या करेंगे, ये रेडियली हमने सेंटर में जो है हमारा सीरम रख दिया और वेल्स बना दिए अलग अलग, और इसमें अलग अलग हमारा वेल नॉन जो कम्प्लीमेंट होता है वो रख दिया। तो यहाँ पर एक जोन बनता है, इसको हम समझ लें कि ये जो जोन बना है यानी कि पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा मेथड होता है कि जो शीप ब्लड RBC है उसकी कोटिंग कर दें हम एंटीबॉडीज से। ऑप्शनाइजेशन करने के बाद हम इसमें कम्प्लीमेंट छोड़ दें। अगर हीमोलिसिस हो रहा है, हीमोलिटिक एक्टिविटी हो रही है, लाइसिस हो रही है, तो इस लाइसिस को हम कोलोरीमेट्रिकली मेज़र कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है एलाइज़ा, है ना। एलाइज़ा से हम जो टाइटर है कम्प्लीमेंट सिस्टम का वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या देखेंगे कि भाई वहाँ उसका जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन है, बर्सा है, थाइमस है, लिम्फ नोड है, माल्ट वगैरह है, तो इसका साइज़ कितना बड़ा घटा, शेप कैसा है, वेट कैसा है, लिम्फॉइड ऑर्गन की कंडीशन क्या है ना, कोई हेमोरेजेस वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे और इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। और इंटरप्रिटेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स एज, सेक्स, स्ट्रेन ऑफ एनिमल, है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, हाउसिंग कैसी है एनिमल की, इन सब से हम इसको चेक करेंगे। और इम्यूनो डिफिशियंसी का असेसमेंट जो होता है वो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि NIPHEP, द नीदरलैंड्स एंड US नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम, है ना, के अंतर्गत हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि TLC कितना है, DLC कितना है, ALC कितना है, ANC कितना है, वेट ऑफ बॉडी कितना है, वेट ऑफ थाइमस कितना है, स्प्लीन कैसी है, बर्सा कैसी है, लिम्फ नोड कैसी है, एंड फंक्शनल टेस्ट फॉर CMI एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड NK सेल एक्टिविटी चेक करते हैं। NK सेल एक्टिविटी आ गई, CMI आ गई, ह्यूमरल रिस्पॉन्स आ गया, ये सब चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, द नीदरलैंड एंड द US नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत। So this is all about our chapter immunodeficiency. I think you will enjoy this lecture. The next chapter will be hypersensitivity. Thanks for watching.